सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने मधु कांकरिया जी द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ के विस्तार का कुछ भाग पढ़ा था, समझा था। उम्मीद करता हूँ आपने उसको दोबारा से अच्छे से समझ लिया होगा। आज की कक्षा में हम आगे के कुछ भाग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सब ध्यान से समझें। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे लेखिका और जितेन, नार्गे और मणि ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रास्ते कम चौड़े होते जा रहे थे, यानी कि भीड़े होते जा रहे थे। कई बार तो लेखिका कहते कि ऐसा महसूस होता था कि जीभ को इंच टेप लेकर के नापा गया हो और उसे नाप कर ही वो जो रास्ते हैं चौड़े किए गए हों। थोड़ा सा भी अगर संतुलन बिगड़े, अगर थोड़ी सी भी जीभ इधर उधर खिसके तो समझो हम सीधे घाटियों में, ऐसा महसूस होता था। उस रास्ते पर कई जगह पर चेतावनियां लिखी हुई थी ताकि हम सजग रहें, सावधान रहें। एक जगह पर लिखा हुआ था कि गाड़ी धीरे चलाए, घर में आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था पिछली कक्षा में। अब आगे देखें, थोड़ा और आगे बढ़े। जैसे ही हम थोड़ा और आगे गए कि फिर एक चेतावनी दिखाई दी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, ताकि वहां पर हमने नरभक्षी जानवरों को नहीं देखा। क्या क्या देखा? दूध देने वाले याक दिखे। इन दूध देने वाले याकों को देखा, काले काले बहुत सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक का पहाड़ों से जो बर्फ गिर रही थी उससे प्राकृतिक ढंग से, प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक दिखाई दिए। सूरज ढलने लगा था। सूर्य जो है वो अस्तांचल की ओर जा रहा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। उस समय हमने क्या देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चरा करके अपने घर वापस आ रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। आसमान में धुंध और बादल छाए हुए थे। उतरती संध्या में, यानी संध्या के समय में, जीप अब चाय के बागानों में से गुजर रही थी। जैसे जैसे संध्या होती जा रही थी, यानी संध्या का समय जो हो रहा था, उस समय जो जीप थी वो चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। लेखिका कहते हैं, जब हम चाय के बागानों से गुजर रहे थे तब फिर एक नजारा दिखाई दिया जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। वो कौन सा नजारा था? देखें, नीचे चाय के हरे भरे बागानों में, नीचे चाय के हरे भरे बागान थे। उनमें कई युवतियां, कई नव युवतियां यानी जवान लड़कियां बोकू पहने। बोकू क्या होता है? सिक्किम की वेशभूषा होती है, सिक्किम का पहनावा होता है, ठीक है। बोकू पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, कहा कि जवान लड़कियां थी, उनके अंदर युवा अवस्था थी और शर्म से दमकता गुलाबी चेहरा। और उनका चेहरा, क्योंकि मेहनत तो कर ही रही थी, तो मेहनत से चमकता हुआ उनका चेहरा गुलाबी दिखाई दे रहा था। एक युवती ने, उनमें से एक लड़की ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। कैसे रंग का? बिल्कुल भड़कीले लाल रंग का बोकू, गहरे लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग, कहा कि उस जो चाय के बागान तो हरे भरे थे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और गहरी हरियाली थी। उस गहरी हरियाली के अंदर वो भड़कता हुआ भड़कीला लाल रंग, लाल बोकू कैसे लग रहा था? जैसे डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में, डूबते हुए सूरज की
सुनहरी और सात्विक शुद्ध चमक में कुछ इस कदर इस तरह से इंद्रधनुषी छटा, यानी जैसे इंद्रधनुष, वर्षा के बाद इंद्रधनुष देखा होगा आपने आसमान में निकला हुआ, जिस तरह से वो सुंदर लगता है, उस इंद्रधनुषी शोभा को बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में, और मैं उसको देख करके मुग्ध हो गई थी, मोहित हो रही थी। तो मोहित होकर के मैं चीख पड़ी थी, मेरी चीख निकल गई थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था, कहा कि मैं इतना अधिक सौंदर्य सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए अचानक मेरे अंदर से चीख निकल पड़ी। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर, युमथांग जाना था तो वहां पहुंचने के लिए हमने रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। लायुंग भी एक जगह है, वहां पर पड़ाव लेना था, यानी आराम करना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में, गगनचुंबी पहाड़, ऐसे पहाड़ जो आसमान को छू रहे थे, कहा कि उनकी तली में, तल में उनकी तली में, तह में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी जिसका नाम था लायुंग। कहा कि युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर कहां पर पड़ाव लेना था? लायुंग में। फिर बताए वो लायुंग कहां पर है? वो लायुंग है कि ऐसे पहाड़ जो कि आसमान को छू रहे थे, उन पहाड़ों की तली में बसी हुई थी वह नन्ही सी सांस लेती हुई बस्ती। ठीक है ना, मानवीकरण है यहाँ। सांस तो मनुष्य लेता है, ठीक है ना, प्राणी लेते हैं, तो बस्ती एक जड़ प्रकृति में प्राणों का निवास कर दिया। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। कहा कि हर प्रकार की दौड़ धूप से, मेहनत से और किसी चीज का कोई लेना देना नहीं था। वो बस्ती बिल्कुल शांत ढंग से सो रही थी, नींद ले रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। कहा कि ऐसी ही जगह पर हम ठहरे थे जो दुनिया की भाग दौड़ से दूर एकांत में, एकांती था, जो पहाड़ों की तली में बसी हुई थी, एकांत में बिल्कुल चैन की नींद सो रही थी। उसी लाइन में हम ठहरे थे तीस्ता नदी के तीर पर। तीर क्या होता है? किनारा। तीस्ता नदी के किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में, तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर बना हुआ था, वहीं पर हम ठहरे थे। ये कह रही है लेखिका। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। कहा कि मैंने मुंह हाथ धोया और फिर जल्दी से वो तीस्ता नदी के किनारे जो पत्थर बिखरे हुए थे उन पत्थरों पर जाकर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। कहा कि पहाड़ों से झरना बह रहा था और वो उस तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम यानी धीमी धीमी हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। नजारा बताया वहां का। गहरे बादलों की रात परत ने चांद को ढक रखा था, यानी कि आसमान में बादल छा गए थे बिल्कुल गहराई से, तो इस कारण से चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे, और बादलों के बाहर जो दिखाई दे रहा था, परिंदे यानी पक्षी और मनुष्य अपने घरों में वापस आ रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी, कहा कि मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी, यानी घुंघरुओं की जो आवाज होती है, आंखें अनायास भर आई। कहा इस प्रकार की शांति देख करके, ठीक है ना, अद्भुत शांति थी। केवल मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी दिखाई सुनाई दे रही थी। आंखें अनायास भर आई। कहा कि आंखें जो थी, आंखों में अनायास अचानक एकदम आंसू आ गए। अखंडित ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। जब भावुक हो गई मैं, आंखों में आंसू आ गए, तो ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व, बोधिसत्व एक तरह से वृक्ष की बात कह सकते हैं हम। एक बोधिसत्व नामक वृक्ष अंदर उगने लगा।
वही सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। क्या क्या ज्ञान आया कि वहीं पर शांति, सुख और सुकून है जहां पर संपूर्ण अखंडता है, यानी एकता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, आदमी हैं, सब अपने तरीके से अब काम कर रहे हैं शांति के साथ। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। लेकिन हमारी पीढ़ी ने, यानी हम लोगों ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके, यानी प्रकृति की इस एकता से खिलवाड़ करके माफ नहीं किया जाने वाला अपराध किया है। ऐसा अपराध किया है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। लेखिका कहते हैं कि हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं बल्कि दर्शन बन गया था। जिस तरह से दर्शन देवताओं के दर्शन किए जाते हैं, ठीक उसी तरह से देव स्वरूप बन गया था, ये कह सकते हैं। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। यानी तीस्ता नदी की धार तक पहुंचने का मतलब तीस्ता नदी तक मैं पहुंची थी। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा, जो पानी बह रहा था तीस्ता नदी में, उसको मैंने अपनी अंजलि में, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंजुलि या अंजलि। अंजलि में भरा तो अतीत भीतर तक धड़कने लगा, तो अतीत की, भूत की याद आने लगी। स्मृति में कौंधा, कहा कि मुझे याद आया। स्मृति में कौंधने का मतलब है याद आया। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। जब जैसे ही मैंने तीस्ता नदी का जल अपनी अंजलि में लिया ऐसे, तो हाथ में लेते ही मेरे दिमाग में एक बात अचानक आ गई कि इस तरह से तो हम हाथ में जल लेकर तो क्या करते हैं? संकल्प करते हैं। हमारे यहाँ पर संकल्प किया जाता है, क्या संकल्प करूं? लेकिन मैं अब संकल्प क्या करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। कहा कि ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि मैं संकल्प कर सकूं। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। अंदर एक प्रार्थना थी, एक कमजोर, तुच्छ, हीन व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, भीतर जो जहर भरा हुआ था, यानी अवगुण रूपी जहर, बुराई रूपी जहर, सारी तामसिकताएं, जितने भी तामसिक गुणों से युक्त, यानी तमोगुण से युक्त जितने भी अंदर भाव हैं, वो सारे क्या हो जाएं? बह जाएं इसी बहती धारा में। कहा कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, मेरे अंदर जितना भी जहर भरा हुआ है, वो सब इस तीस्ता नदी की बहती हुई धारा में बह जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। कहा जब रात का अंधेरा जैसे जैसे बढ़ गया तो ऐसा लगा कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया हो, यानी हिमालय दिखाई नहीं दे रहा था। जितेंद्र ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में, जो कि उन्होंने तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी का बना हुआ घर था, उसमें, उस गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ नाचना शुरू किया, तो वह रात महक उठी। यानी वह रात आकर्षक बन गई। मस्ती और मादकता का एक ऐसा संक्रमण। कहा कि मस्ती और मादकता एक तरह का नशा होता है। कहा मस्ती और मादकता का ऐसा मिलन हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। कहा कि हम सभी में मस्ती छा गई और हम मस्त होकर के, ठीक है, और नाचने लगे गोल घेरा बनाकर। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने, लेखिका कहते हैं कि मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए, यानी नवयुवतियों को भी
मात करते हुए, हराते हुए कह सकते हैं, वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। क्या उस मणि ने इस तरह से जोर का नाच प्रस्तुत किया जिसको देखकर हम सब हैरान रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहां से आता था इतना आनंद? कहा कि मणि के अंदर इतनी मस्ती, इतना आनंद कहां से आता था? लायों की सुबह बेहद शांत और सुरम्य। कहता है लायों की सुबह, सवेरा हो गया तो उस लायों जहां पर वो रुके हुए थे कि वहां की सुबह बेहद शांत और सुंदर थी, मनोरम थी। सुरम्य क्या होता है? सुंदर या मनोरम। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। जिस तरह से तीस्ता नदी बह रही थी अपनी कलकल ध्वनि करते हुए, ठीक उसी तरह से वह लायूं की सुबह भी दिखाई दे रही थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन, वहां पर अधिकतर लोगों की जीविका का साधन यानी जीवन यापन करने का जरिया पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। अपना जीवन यापन चलाने के लिए क्या करते थे वो? पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार करते थे। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। लेखिका कहते हैं कि सुबह में वहां अकेले ही घूमने के लिए निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहां मुझे बर्फ मिलेगी। किस उम्मीद से गई थी मैं टहलने? कि यहाँ पर बर्फ मिलेगी गिरी हुई अवश्य। जिस तरह से बर्फ गिर जाती है ना पहाड़ी एरिया में, वैसी उम्मीद करके गई थी कि यहाँ पर भी बर्फ अवश्य मिलेगी। पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। अप्रैल के शुरुआती दिनों में बर्फ का एक कतरा भी वहां नहीं मिला, या ये कह सकते बर्फ नहीं मिली। यद्यपि हम सी लेवल में समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। कितनी ऊंचाई पर थे समुद्र तल से? 14,000 फीट। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। कहा कि मैं बर्फ देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, बेचैन हो रही थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते, क्योंकि जो लोग मैदानी भाग में रहते हैं उनके लिए पहाड़ी एरिया अद्भुत होता है, विचित्र होता है, और वह पहाड़ी एरिया उनके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, स्वर्ग से कम नहीं होता, बढ़कर नहीं तो कम भी नहीं होता। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया, कहा कि जब मैं बर्फ देखने की इच्छा से बाहर निकली घूमने के लिए तो मुझे बर्फ कहीं नहीं दिखाई दी, क्योंकि अप्रैल के महीने में वहां एक कतरा भी बर्फ का नहीं था, और वहां पर कोई सिक्किम का ही नवयुवक घूम रहा होगा। उसने मुझे बताया प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। कहा कि प्रदूषण के कारण बर्फ बहुत कम गिरती है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सत्या बर्फ मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण ज्यादा है, इस प्रदूषण के चलते बर्फ बहुत कम गिरती है, लेकिन आप अगर कटाव में चले जाएं, कटाव भी एक जगह है पहाड़ी एरिया, कहकर वहां पर चले जाएं, वहां पर आपको अवश्य ही बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव एक ऐसी जगह है जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण, यानी कि पर्यटक स्थल नहीं बना था। टूरिस्ट स्पॉट का मतलब क्या होता है? पर्यटक स्थल नहीं बना था, लेकिन नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, चर्चा में नहीं आया था। चर्चा में तो कौन रहते हैं? जो पर्यटक स्थल होते हैं जहां पर लोग असंख्य लोग जो है घूमने फिरने के लिए आते हैं, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, जैसा कुदरत ने उसको स्वरूप दिया हुआ था कटाव को, उसी स्वरूप में था। और जब पर्यटक स्थल बन जाता है तो वो फिर शासन के अधीन हो जाता है, सत्ता के अधीन हो जाता है। वो उसको और तरह मतलब सजा धजा देते हैं अच्छे से, ठीक है ना। कटाव जो लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, वहां लायोंग से भी 500 फीट की ऊंचाई पर था कटाव, और करीब 2 घंटे का सफर था। समय कितना लगता वहां जाने में? 2 घंटे।
वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, यानी बातें कर रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर ठेले में रखा। तभी क्या हुआ, गाय ने आकर उनके बाहर ठेले में रखा हुआ महुआ था, यानी खाने का पदार्थ होता है, उसको गुडुप कर लिया था, यानी निगल लिया था। मीठी झटकियां देकर उसने गाय को भगा दिया था, मारा नहीं, आराम से। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ, उम्मीद, आवेश, जोश, उत्साह और उत्तेजना, यानी कि शीघ्रता के साथ हम अब हमारा सफर कटाव की ओर था, ताकि अब हम कटाव की तरफ चल दिए थे, उम्मीद के साथ, जोश के साथ और उत्तेजना के साथ। उम्मीद किस चीज की थी कि वहां जाने के बाद हमें बर्फ अवश्य मिलेगी। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। कहा कि कटाव का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और ऊपर से कोहरा भी गिरा हुआ था और बारिश भी हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। कहा कि कोहरा गिरने के कारण कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा था, केवल अंदाजे से, अनुमान से ही गाड़ी चला रहा था जितेन। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। ताकि ये सभी चीजें, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, आकाश है, घाटियां हैं, सभी बादलों से ढक गई थी। सब कुछ बादल में, ताकि चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप, ताकि हमारी जीप उन बादलों को चीरते हुए, यानी उनके अंदर से जा रही थी, सफर कर रही थी। आज की कक्षा में इतना ही। बाकी का भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपने दोबारा से जितना भी पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद।